किया गया। इस सिस्टम क्रिएट करने के समय की थोड़ी-सी कहानी को समझते हैं। एक्चुअली में इस सिस्टम को डिज़ाइन किया गया 16 नवंबर को, वो डेट भी दिखाऊँगा मैं आपको। 16 नवंबर को सिस्टम को डिज़ाइन किया गया और डिज़ाइन करने के बाद में पूरी दिसंबर 2025 इस सिस्टम में डाउ मेंबर बनाया गया। अब डाउ मेंबर जानते हैं आप लोग कि अगर रियल डिसेंट्रलाइज़ कोई प्लेटफ़ॉर्म है और उस प्लेटफ़ॉर्म में कोई भी अपग्रेडेशन से रिलेटेड काम करनी होती है, तो वहाँ पे डाउ वोटिंग होती है। और डाउ वोटिंग कौन करते हैं? जिनके पास टोकन होता है। और जो टोकन होता है उनके पास उतनी पावर होती है, तो वो डाउ वोटिंग करते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में पहले डाउ बनाया 100 लोगों को, जो डाउ मेंबर है, और उसी 100 लोगों को सबसे बड़ी कैपेसिटी दी गई कि भाई आप जिस तरीके से वोटिंग करेंगे उस तरीके से सिस्टम में परिवर्तन होगा आगे चलकर जब ज़रूरी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पे 2 वोटिंग होगी, एक डाउ वोटिंग होगी और दूसरा कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग भी होगी। किसी भी चीज़ की परिवर्तन नहीं बोल सकते, अपग्रेडेशन बोलेंगे हम। क्योंकि जो चीज़ें एक बार सेट हो चुकी है उसमें अपग्रेड किया जाता है। तो अपग्रेडेशन करनी होगी तो उसके लिए डाउ वोटिंग होगी और डाउ वोटिंग के लिए आवश्यक है डाउ। तो सबसे पहला काम इन्होंने पूरे दिसंबर मंथ में केवल और केवल डाउ बनाया इन्होंने। डाउ बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया, 1 जनवरी से सिस्टम को लाइव किया। अब सिस्टम को जब इन्होंने 1 जनवरी को लाइव किया आम पब्लिक के लिए। अब जब सिस्टम बना था उस समय केवल इन्होंने कितना 25,000 टोकन की मिंटिंग किया। 25,000 टोकन में से इन्होंने क्या किया, 5,000 टोकन प्लस $5,000 इन्होंने 5-5 हज़ार का डॉलर मिलाकर इन्होंने लिक्विडिटी पूल बनाया और लिक्विडिटी बनाकर इन्होंने इस पूरी एल्गोरिदम को, सिस्टम को नल एड्रेस के ऊपर इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके ऊपर मैं बात करूँगा चल के आगे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी आप देख रहे होंगे। अब इश्यू के नाम पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई पार्टिकुलर इश्यू नहीं दिख रहा है। एक इश्यू दिख रहा है इश्यू के तौर पे, वो है सेल टैक्स 5%, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? बाकी मैं अभी आगे नहीं जाऊँगा, अब मैं बात करूँगा लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक है सर, क्रिप्टो में एक्चुअली में स्कैम कहाँ होता है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। आप सभी सुने होंगे कि सर कोई कॉइन आया, बहुत रेट पंपिंग किया और फिर डंप कर गई। सर एक्चुअली में लिक्विडिटी को निकाला जाता है और जब लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो रेट का क्या है, कुछ नहीं रहेगा ना। अब बात ये है कि सर लिक्विडिटी निकाला जाता है, तो लिक्विडिटी निकालना सब लोग जानते हैं। पहले लिक्विडिटी बनता कैसे है इसको तो समझिए, और लिक्विडिटी बनती है तो लिक्विडिटी में निकाला कैसे जाता है लिक्विडिटी को, उसको भी समझते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग लिक्विडिटी को जानते हैं लेकिन डिटेल्स में समझ नहीं पाते हैं। तो हम सभी उसी को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे, जितना हम समझा पाए आप सभी को। अब यहाँ पे सर लिक्विडिटी बनती है पेयर में। मान लिया $5,000 प्लस में सेम अमाउंट का टोकन होनी चाहिए। तो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, $5,000 और 5,000 टोकन डालकर लिक्विडिटी पूल बना दिया। अब एलपी लिक्विडिटी पूल जब बनता है किसी भी सिस्टम में, तो लिक्विडिटी पूल में कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट कर रहा है सर। अब लिक्विडिटी पूल में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मान लिया फ्री में कौन लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करेगा? हम और आप लिक्विडिटी पूल में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे? सर हमको कोई बेनिफिट होगा तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो एलपी टोकन में जितने लोग मेटाफोर्स वाले हैं सर, आपको याद होगा बीच में आपको लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करने के एवज में आपको प्रॉफिट दी जाती थी। तो बहुत लोग प्रॉफिट कमाए भी थे। अब होता क्या है, मान लें एग्जाम्पल के तौर पे मैं रंजन यादव, मैं चाहता हूँ कि लिक्विडिटी पूल में पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट बनाऊँ। अब मैंने क्या किया, $500 और प्लस में 500 टोकन, सॉरी सेम अमाउंट का मैंने टोकन डाला लिक्विडिटी पूल में, क्योंकि लिक्विडिटी पूल में जब आप डालेंगे तो सेम अमाउंट का डॉलर और सेम अमाउंट का टोकन होनी चाहिए। हमने लिक्विडिटी पूल में डाल दिया। अब हमने लिक्विडिटी पूल में डाला, इसकी क्या गारंटी है कि मैंने ही डाला? तो जैसे ही हम लिक्विडिटी पूल में हम अपना पार्टिसिपेट करते हैं, जितना भी डॉलर से हम करें, जितना अमाउंट लगाए, उसके बदले में हमें मिलता है एलपी टोकन।
एलपी टोकन केवल एक तरीके का रसीद होता है, गारंटी होती है, वो पैसा नहीं होता है। एक तरीके का बैंक में जब आप जाते हैं एफडी करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है सर? एक नया अकाउंट नंबर मिलता है, रिसीविंग मिलती है, और जब आप जाते हैं उस एफडी को तोड़वाने के लिए तो फिर वो अकाउंट नंबर बतानी पड़ती है, आपके नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी देते हैं, सिग्नेचर करते हैं तो मिल जाता है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से लिक्विडिटी पूल एक बैंक का काम करता है, रिजर्व बैंक की तरह काम करता है। अब जब एलपी टोकन आपको मिला, यानी आपने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, तो आपको बदले में एलपी टोकन मिला। एलपी टोकन एक बात की गारंटी देता है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जिस दिन आपको लगे कि नहीं भाई, अब एलपी टोकन में लोग इसीलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि जो कमीशन कुछ आता है तो उससे प्रॉफिट होती है। अब जिस दिन हमको इस एलपी से, लिक्विडिटी से हमको अपना पैसा वापस लेना है, हमने $1000 डाला था, अब हमको $1000 को वापस लेनी है, तो करना क्या होता है, ये जो एलपी टोकन हमारे पास गारंटी के तौर पे था, इस एलपी टोकन को हमें पूल को वापस देनी होती है। और जैसे ही हमने एलपी टोकन को वापस दिया, हमारा जो भी मतलब अमाउंट था वो अमाउंट मिल जाता है, और जो प्रॉफिट हुआ जाता है वो प्रॉफिट हमें मिल जाता है। यहाँ तक तो मैटर समझ में आती है। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या होता है कि भाई जो एलपी टोकन हमने लौटाया उसमें नाम नहीं होता है, ये डिसेंट्रलाइज है, तो वो केवल एक एलपी टोकन है, वो जिसके पास रहेगा उसके वो चाहे तो लौटा के ले सकता है वापस। तो अब एलपी टोकन जो हमने वापस किया पूल को, वो एलपी टोकन गया कहाँ? क्योंकि वो एलपी टोकन जिनके पास जाएगा वो व्यक्ति फिर उस पूल को एलपी टोकन दे के डॉलर निकाल सकता है। मान लिया हमने जो एलपी टोकन लौटाया, वो एलपी टोकन मान लिया क्रिएटर ही अपने पास कहीं स्टोर कर रहा है, तो क्रिएटर जिस दिन चाहेगा ना एलपी टोकन लौटा कर ना पूरा फंड निकाल सकता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं सर देखिए लिक्विडिटी लॉक है, सर लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए लिक्विडिटी भी क्या होता है सर, फ्री लिक्विडिटी होती है। फ्री लिक्विडिटी में सर फ्री है, वो चल रही है बिलीफ सिस्टम पे, अब वो आम पब्लिक का है या क्रिएटर का है वो अलग मैटर है, लेकिन वो फ्री है। एक होता है लॉक होता है, तो लॉक में भी टाइम बाउंड वाला होता है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, इस तरीके से होता है। टाइम पूरेगा उस लिक्विडिटी को निकाला जा सकता है। एक होता है परमानेंटली लॉक, तो परमानेंटली लॉक में लॉक तभी पॉसिबल है जब नल एड्रेस के ऊपर आप लेकर जाएंगे। चलिए मान ले नल एड्रेस पे चला गया, लेकिन इसमें भी कहानी ये आती है कि एलपी टोकन कितना बर्न हो रहा है। मान लिया कि हमने $1000 लगाया था, हमने 1000 मान लिया एलपी टोकन हमने दे दिया लिक्विडिटी को, उसने मेरा सब कुछ लौटा दिया वापस। लेकिन बात यह है कि जो एलपी टोकन गया वो गया कहाँ? तो ज्यादातर केसेस में देखेंगे क्या सर कि 90%, 85% एलपी टोकन बर्न मिलता है। तो ये बचा हुआ टोकन कहीं ना कहीं तो सर स्टोर हो रही है, और जो ये स्टोर हो रही है तो आज नहीं तो कल तो विड्रॉल मारेगा ना सर, मारेगा तो गायब करेगा ना लिक्विडिटी को। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने केसेस में क्या देखते हैं सर, 100% एलपी टोकन बर्न है, मतलब लिक्विडिटी निकालना क्रिएटर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो पूल में पार्टिसिपेट हो रही है और एलपी टोकन जो जा रहा है वापस न पूल को, पूरा 100% बर्न हो रही है। और उसका ये साबुत है जो दिखाई दे रहा है, 100% लॉक्ड लिक्विडिटी और 100% बर्न, मतलब एलपी टोकन 100% बर्न है, मतलब एक सिंगल टोकन नहीं जा रहा है कहीं पे। मतलब ये साबूत देता है, ये मतलब बताता है कि सर यहाँ की जो लिक्विडिटी है ना, इस लिक्विडिटी के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं है, और ये नल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर है। ठीक है, अब लिक्विडिटी के ऊपर जब छेड़छाड़ नहीं होगी तो सर लिक्विडिटी कौन निकालेगा? यहाँ नहीं निकाल सकता। तो पहली नंबर चीज है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी है सर एलपी टोकन बनने 100% कोई नहीं निकाल पाएगा। अब इसकी पुष्टि करने के लिए आप चैट जीपीटी जाइए, जेमिनी जाइए, और बिंदास तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, आप भी अपने स्तर पे जांच करिए। जरूरी नहीं कि जो मैं बात बोल रहा हूँ 100% सत्य हो,
तो आप चैट जीपीटी कर सकते हैं। तो यहाँ सर लिक्विडिटी में पहला गैमलिंग यहीं पे होती है। हालांकि ज्यादातर लोग को लॉक लिक्विडिटी देखने से ही समझ में आ जाता है यार सब चीज सेफ है। जरूरी नहीं है कि सब चीज सेफ है। ओके, अब बात आती है कि सर लिक्विडिटी के मामले में सर कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है इस सिस्टम में। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर लिक्विडिटी में? अगर कोई प्रॉब्लम, अब अच्छा एक और चीज होती है सर, यहाँ पे सर एलपी टोकन 100% बर्न है। यहाँ पे सिस्टम के ऑनर ने क्या किया भाई, $5,000 का पूल बनाया एक, और पूल बना के लिक्विडिटी को लॉक कर दिया। अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी में पैसा जाता है पूरा सिस्टम की एल्गोरिदम के थ्रू जाता है, यहाँ क्रिएटर पे फंड नहीं डालेगा। बहुत सारी क्रिप्टो में क्या होता है सर, क्रिएटर ही फंड डाल देता है, 50 मिलियन 100 मिलियन क्रिएटर ही फंड डाल देता है, लिक्विडिटी दिखा देता है बहुत बड़ा है। कुछ लोग तो केवल लिक्विडिटी देखकर ही अंदाजा लगाते हैं कि प्रोजेक्ट कितना शानदार है। भाई लिक्विडिटी ही प्रोजेक्ट का मेन आधार कैसे हो सकता है? और भी उसका एल्गोरिदम इम्पोर्टेंट है। हाँ, दिन प्रतिदिन जब प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है तो उसके अनुसार लिक्विडिटी का ग्रोथ भी जरूरी है। लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट आया और अगर $200-400 मतलब मान लिया 100 मिलियन का लिक्विडिटी मार दिया, 50 मिलियन का लिक्विडिटी मार दिया, तो अगर वो मारने की क्षमता रखता है तो निकालने की भी क्षमता रखता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लिक्विडिटी जरूरी नहीं कि क्रिएटर मार दे तो ही प्रोजेक्ट अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है। अब दूसरी नंबर चीज है, अब फर्स्ट चीज है लिक्विडिटी से माल निकलता है, लिक्विडिटी का रास्ता सर ब्लॉक है। अभी क्या आपने देखा, नल एड्रेस पे ट्रांसफर है। अब नल एड्रेस बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो नल एड्रेस 0 होता है। नल मतलब होता है खाली, मतलब उस एड्रेस में 12 फ्रेज किसी को नहीं मिलती है। आप जाकर चैट जीपीटी कीजिएगा, नल एड्रेस पे 12 फ्रेज नहीं होता है। और नल एड्रेस का इस्तेमाल या तो मिंटिंग के लिए किया जाता है और नहीं तो बर्निंग के लिए किया जाता है, दो ही काम होता है। और फिर ऑनरशिप रिनाउंस के लिए। तो मिंटिंग, किसी भी कॉइन की मिंटिंग करनी हो तो नल एड्रेस चाहिए, और उस कॉइन को जलाना भी हो तो भी नल एड्रेस चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं अब चलते हैं थोड़ा सा इधर से। अब हम स्कैम की बातें अभी कर रहे हैं कि स्कैम होती कहाँ से है। यहाँ पे एलपी टोकन बर्न हो रही है, लिक्विडिटी निकालना मुश्किल है। अब एक दूसरा ऑप्शन है, अगर ये चाहे, सिस्टम चाहे तो सर हो सकता है भाई टोकन बेच के तो निकाल सकता है ना। अब टोकन बेचने के लिए टोकन का होना जरूरी है। अब टोकन का होने का जरूरी है, या तो पहले से टोकन की मिंटिंग किया गया हो, पहले से स्टॉक में पड़ा हो टोकन, या नहीं तो मिंटिंग का ऑप्शन खुला है, जिस दिन मर्जी करेगा टोकन की मिंटिंग कर लेगा। क्लियर, यही दो ऑप्शन है मिंटिंग में। अब मिंटिंग में दो ऑप्शन है। अब नीचे चलिए सस्पिशियस एक्टिविटी में, और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, मिंटेबल क्या है, नहीं है, मिंटेबल नहीं है, यानी क्रिएटर के पास ऑनरशिप नहीं है। हमने पहले भी बोला कि ऑनरशिप को ट्रांसफर की गई है। पूरा इन्होंने सिस्टम को डिजाइन किया और डिजाइन करके अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफर किया गया। अगर वो होल सिस्टम की बात करें तो ये पूरी सिस्टम का मेन मकसद क्या है, ऑटोनोमस पे चलाना, यानी ह्यूमन कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा इस पूरी होल सिस्टम में 5 एआई को लगाया गया है, और यही 5 एआई मिलकर पूरी सिस्टम को चलाते हैं। यहाँ पे नो कंट्रोलिंग ईशम हाकिम जी, इसके जो क्रिएटर है ईशम हाकिम जी है, नो कंट्रोलिंग, इनका कंट्रोलिंग नहीं है। वो पोलैंड के रहने वाले हैं, बाइनेंस के ऊपर 18 जनवरी को लाइव भाई थे, वहां से आकर अपनी पूरी रोड मैप बताए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो ऑनरशिप रिनाउंस है। रिनाउंस का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। नीचे आकर देखिए, आप क्या देख रहे हैं सर, क्रिएटर ने अपने क्रिएटर का एड्रेस है और लास्ट में ऑनर एड्रेस। ऑनर एड्रेस मतलब मेन मालिकाना जो एड्रेस है, कहाँ है, नल एड्रेस। फंड क्या देख रहे हैं, 0, कोई फंड नहीं है। तो ये नल एड्रेस पे ऑनरशिप को ट्रांसफर की गई है। ये टोकन का ऑनरशिप आप देख रहे हैं, तो टोकन की ऑनरशिप को कहाँ ट्रांसफर कर दी गई है, नल एड्रेस के ऊपर, यानी इसका मालिकाना हक वहाँ चला गया। अब इम्पोर्टेंट है, लिक्विडिटी को नहीं निकाल सकते हैं। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पता पहले से टोकन की मिंटिंग हो या मिंटिंग करने का ऑप्शन है। तो मिंटिंग करने का ऑप्शन तो नहीं है सर, अभी आपने क्या देख लिया, ये मिंटिंग नहीं कर सकता। अब आप बोलेगे सर क्या प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखाऊंगा अभी। क्लियर, ये नल एड्रेस है। अब मैं बात करूंगा कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है सर मिंटिंग करके रख लिया हो, ये भी वो पॉसिबिलिटी है।
तो आइए उसको भी चलते हैं, हम लोग चेक करते हैं। तो सीधा चलेंगे ब्लॉकचेन के ऊपर और ब्लॉकचेन खोलते हैं और देखते हैं सर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है मिंटिंग करके पहले से रखा गया हो, तो सर ब्लॉकचेन तो झूठ नहीं बोलेगा ना, ब्लॉकचेन तो बताएगा भाई कितना माल बना के रखा गया है पहले से। अब आइए सीधा होल्डर में चलिए। होल्डर्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा एक कुछ एड्रेस दिख रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा माल पड़ा हुआ है। 48%, 26%, 9.46%, फिर 9%, 5%, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा माल यहीं पड़ा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 के पास पड़ा हुआ है ना। उसके बाद सबसे, अब इधर जाकर देखिए कितना बहुत कम माल पड़ा है। अब देखिए आपको पता बताया गया है सर यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ऑटो मोड में डाला गया है। अब उसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा। अब सबसे पहले इसको समझिए कि ये जो है 6 के 6 क्या है। यहाँ सबसे ज़्यादा पड़ा है टोकन, सर ये 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बगल में देखिए कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ है, बाकी सब ये नॉर्मल एड्रेस है। अब कॉन्ट्रैक्ट है, अब क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझिए। ये है ट्रेजरी, ट्रेजरी में सबसे ज़्यादा फंड पड़ा है। अब ट्रेजरी का मतलब क्या होता है सर, ये बैकबोन है टोकन का। यहाँ आपको पता है यहाँ पे टोकन मिंटिंग होते रहती है, टोकन की सप्लाई बढ़ते रहती है, टोकन की सप्लाई कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ता मिलेगा आपको, ठीक है। ये फिक्स सप्लाई वाला टोकन नहीं है, टोकनोमिक्स के आधार पे काम नहीं करता है, मिंटिंग के आधार पे काम करता है। टोकन की संख्या बढ़ती रहेगी, इसमें नो डाउट। अब ये टोकन की संख्या जब बढ़ रही है तो किस बेस पे बढ़ेगी, कैसे मिंटिंग होगी। तो यहाँ एक ट्रेजरी बनाया गया है। ट्रेजरी का मतलब होता है भाई भाई दबा के रखने वाला खजाना। इस ट्रेजरी में 250 दिन का बैकअप होता है। अब ये 250 दिन का बैकअप का मतलब क्या है, मतलब हम और आप जो स्टेकिंग करते हैं और डेली बेसिस पे हमें और आपको जो रिवार्ड आता है ना, वो रिवार्ड आता है इसी ट्रेजरी से। ये ट्रेजरी में उतना दिन का रिवार्ड पड़ा हुआ रहता है। अगर कोई दो ज्वाइनिंग नहीं भी आए ना तो 250 दिन का ये बैकअप लेकर चलता है ट्रेजरी। 250 दिन तक ये आपको पेमेंट दे सकता है। और 250 से ज़्यादा दिन की, अगर ज़्यादा दिन 250 से कम दिन का होगा तो मिंटिंग होगा। 250 दिन का फंड ट्रेजरी में पड़ा रहेगा, मिंटिंग नहीं होगी। अब वो मिंटिंग प्रोसेस भी समझाऊंगा। तो ये ट्रेजरी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखिएगा ट्रेजरी में सबसे ज़्यादा फंड पड़ा हुआ हमेशा मिलेगा, यहाँ 48% है, ठीक है ना। एलजीनियस एक प्रोजेक्ट अच्छी चल रही है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के ट्रेजरी में 90% एलजीनियस पड़ा हुआ है। 150 करोड़ से प्लस की सप्लाई है, जिसमें 90% लगभग उसके ट्रेजरी में पड़ा हुआ है फंड। क्लियर। अब यहाँ पे चलिए, अगर आप चले 5880 की बात करते हैं। नेक्स्ट 5880 वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हम और आप टोकन की स्टेकिंग करते हैं। जब आप टोकन स्टेक करेंगे ना, इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाता है। आप जाके ब्लॉकचेन पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो टोकन जा रहा है ना, ये स्टेक हो जाता है। क्लियर। उसके नीचे में जाइए तो EF है, ये है ALS, बड़े कमाल का। ये ALS ही तो है कि अभी $2 तक रेट है, नहीं तो अभी आसमान छू रहा होता, ठीक है ना। और ALS इसमें लिक्विडिटी स्टेबलाइजर का काम करता है, मतलब रेट को बढ़ने ही नहीं देगा जल्दी, और ये धीरे धीरे रेट ले जाएगा। लेकिन ALS का कमाल ये है कि बहुत तेजी से बढ़ने नहीं देगा। तो ALS का दूसरा कमाल ये है कि रेट को गिरने भी नहीं देगा तेजी से। ALS का फॉर्मूला सिंपल काम करता है कि 6.25% रेट की ग्रोथ जब हो जाती है, वो 1 दिन में हो या 5 दिन में हो, उसे मतलब नहीं है। 6.25% का रेट ग्रोथ हो जाएगी तो ALS में डॉलर भी होता है और साथ में उसके पास टोकन भी होता है। मैं अभी दिखाऊंगा। तो ALS के पास कैपेसिटी क्या है, तो ALS के पास इतनी कैपेसिटी होती है ना कि जितना अभी मार्केट में आने वाला कॉइन है उसको सबको निगल जाएगा, फिर भी उसके पास फंड पड़ा रहेगा। तो ये ALS है जिसके पास में 6.25 से ज़्यादा का अगर ग्रोथ हुआ तो टोकन निकाल के लगातार सेल करता है और रेट को नीचे गिराता है। अगर डंप हुआ तो डॉलर निकाल कर लगातार बाई करता है, रेट को पंप कराता है। उसके नीचे में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 2D6 ALP टोकन, ये वो ALP वाला है जहाँ पे इसकी LP बनी हुई है।
उसके बाद 268 है, ये कौन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है? ये है जो इनकम आती है, जो रिवार्ड आपको आती है ना, इसी वैलेट से आती है। देखिएगा जब आपको रिवार्ड आता है तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में जाके, और जो 56C वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसका है? ये क्रिएटर को जो 5% का सेल टैक्स जाता है वो है। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हुआ, यहीं पे सबसे ज्यादा आपका फंड पड़ा हुआ है, और ये सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप कि आपको याद हो चुका होगा। उसके बाद आप देखिए जरा, किसी के पास क्या डबल फंड पड़ा है? आंसर इज नो। कहीं ज्यादा फंड, बड़ा फंड नहीं दिखेगा सर। 2000 3000 2000 3000 यही फंड दिखेगा। मैं ब्लॉकचेन का डाटा दिखा रहा हूँ। तो सर पहले से अगर टोकन की मिंटिंग हुई रहती, कोई रखा होता 2 4 10 करोड़ टोकन, तो डर होता। यहाँ टोकन की मिंटिंग ज्यादा हुई ही नहीं है। ऊपर जाइए, ऊपर देखिए क्या टोकन की मिंटिंग है सर? 50 लाख अभी तक मिंटिंग हुई है, अभी तो शुरू हुआ है। 16,000 होल्डर्स है, ठीक है। तो कहाँ से लिक्विडिटी से स्कैम करने की संभावना होती है? वहाँ एलपी टोकन बंद कर दिया है, नल एड्रेस पर लिक्विडिटी स्कैम नहीं होगा। होल्डर से स्कैम में पहले से मिंटिंग है नहीं, और आगे चलकर मिंटिंग का प्रोसेस इनके पास है नहीं, तो यहाँ से मिंटिंग, यहाँ से स्कैम नहीं कर पाएंगे। क्लियरिटी मिली आपको? अब ये टोकन की मिंटिंग होती कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा ले चल रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड, ताकि हम सभी आज ज़्यादा कवर अप कर पाए। आप चले जाइए ट्रांजेक्शन में, ये डेक्स स्कैनर में ट्रांजेक्शन पे क्लिक कीजिए, ऐड रिमूव के ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पे देखिए ये सब एड्रेस हैं अलग अलग, ठीक है ना। अब किसी भी एड्रेस को ओपन करिए। चलिए मैं ओपन करता हूँ, सॉरी। किसी को इस पे क्लिक करिएगा, एड लिक्विडिटी लिखा है ना, उसी में जाके ब्लॉकचेन खोलिएगा। और ब्लॉकचेन जब खोलेंगे ना, तो यहाँ ऑल ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन जाइएगा। ऑल ट्रांजेक्शन के ऑप्शन को देखिएगा ना सर, यहाँ पे पूरा पिक्चर क्लियर किया है। देखिए सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 5880। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टेकिंग किया, उसके बाद में ये सभी अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको मिंटिंग प्रोसेस केवल समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए नल एड्रेस है, नल एड्रेस से ट्रेजरी में मिंटिंग हुआ कितना टोकन? 185 टोकन। 185 टोकन की मिंटिंग हुआ। कहाँ से हुआ? नल एड्रेस 00 नल एड्रेस से हुआ, और ट्रेजरी में गया। क्लियर? तो यह टोकन की मिंटिंग हो रही है। डॉलर कितना आया मार्केट से? $49। टोकन की मिंटिंग कितनी हुई? यहाँ पे देखिए टोकन की मिंटिंग 185 हुई, $49 ही गया है। तो $49 नहीं, सॉरी, 49 AIPF उस व्यक्ति को गया जिसने खरीदा। टोकन की मिंटिंग 185 हुई, टोकन उसके पास में कितना गया? जिसने खरीदा उसके पास 49 गया। बाकी पैसा किसके पास गया? $102। मान लिया हम और आप, कोई भी व्यक्ति $102 का टोकन खरीदा, हमें 49 टोकन मिल गया, लेकिन सिस्टम ने कितना मिंटिंग किया? 185 टोकन। बचा हुआ टोकन कहाँ गया? ट्रेजरी में। ट्रेजरी में ही गया, ट्रेजरी के बाहर टोकन नहीं दिखेगा। अभी आपने देखा ब्लॉकचेन से डाटा। तो सर यहाँ पे आप निश्चिंत हो सकते हैं कि सर यहाँ पे लिक्विडिटी से स्कैम पॉसिबल नहीं दिख रही है। बाकी जो 5 AI लगाया गया है, वो पांचों AI को नल एड्रेस पे ओनरशिप को ट्रांसफर कर दी गई है। और यहाँ से मिंटिंग प्रोसेस भी आप देख रहे हैं कि मिंटिंग कौन कर रहा है, वो समझ में आ रहा है। मिंटिंग टोकन अगर हो भी रही है तो कहाँ उठ के जा रही है? वो जा रही है ट्रेजरी में उठकर। क्लियर? बहुत सारी डिटेल्स है, एक दिन में कवर अप करना मुश्किल है। तो ये चीजें क्लियर हो गया आपका। बात आती है सर, वो जो 5 AI है, क्या पता सर उसके थ्रू गड़बड़ कर ले कहानी। सर वो गड़बड़ नहीं हो सकती है कहानी, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब चल एक और चीज आपको दिखाता हूँ सर। किसी भी टोकन में, ये देखिए टोकन है हम लोग का, सोर्स कोड वेरीफाइड होना जरूरी है। ये सोर्स कोड है, राइट। आप चले जाइए कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे देखिए सोर्स कोड पूरी तरीके से वेरीफाइड मिलेगा। क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन आता है सर, और रीड कॉन्ट्रैक्ट में भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नल एड्रेस पे ओनरशिप को ट्रांसफर कर दी गई है। ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या वो जो 5 AI है वो तो गड़बड़ कर सकती है ना, उसको घुमा सकता है क्रिएटर? आइए जरा उसका भी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। वो 5 AI के पास में चलते हैं। हमने कई बार मल्टीपल टाइम्स ग्रुप में फॉरवर्ड किया है, अगर किसी के पास हो तो फॉरवर्ड कीजिएगा प्लीज फास्ट। नहीं तो इसमें बहुत 5 AI, ओके, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए
कि पांचों पांचों जो एआई लगा इस पे क्लिक कीजिए, ट्रांजेक्शन हैच दिया हुआ है, लॉक्स पे जाइए। लॉक्स पे जाएंगे तो क्या देख रहे हैं सर आप? नल एड्रेस। नल एड्रेस पे पूरा ओनरशिप यहाँ पे ऑन को ट्रांसफर कर दी गई है। ये पांचों का जाके आप चेक कर लीजिएगा। मैं मीटिंग को थोड़ा सा खींच रहा हूँ ताकि बहुत सारी बातें बतियाना है। ये एएलएस है, एसआईजी है, एएलपी है, सब ऊपर में ट्रेजरी है। फर्स्ट वाला ट्रेजरी ये है, देखिए एआरपी ट्रेजरी 44 भी इसी का देखे हैं जो सबसे ज्यादा फंड पड़ा है। उसके बाद एनी है, एलपी है, एएलएस का देखते हैं जो रेट को बाइंग सेलिंग करती है। इसका कॉन्ट्रैक्ट देखिए क्या है सर, नल एड्रेस पे ट्रांसफर है। ओके, यानी ये पांचों के पांचों जो एआई लगा हुआ है ना इस सिस्टम में, पांचों के पांचों एआई, ये सही का देख लीजिए, पांचों के पांचों एआई का जो ऑनरशिप है ये नल के ऊपर ट्रांसफर कर दी गई है। यानी नल एड्रेस पे ट्रांसफर कर दी गई। तो अगर ऐसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि फंड अगर निकालेगा भी तो जाएगा कहाँ? नल एड्रेस में। और नल एड्रेस में तो 12 पेज मिलता ही नहीं है, तो निकालेगा कौन फंड? पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं है। ऑनरशिप को ट्रांसफर किया गया, यहाँ पर भी सकते हैं ऑनरशिप ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब ये चीजें क्लियर हो गया। अब कुछ ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं कि सर ये तो प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है, आइए जरा उसका भी ऑपरेशन कर लेते हैं। चलते हैं फिर से हम उसी ब्लॉकचेन के ऊपर। अभी आपने क्या देखा, पांचों एआई का ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई। अब जब ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दी गई है तो कुछ तो क्रिएटर नहीं ना कर पाएगा सर उसमें। अब यहाँ पे आप होल्डर्स में जाइए और इसका, चलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया हमने, हम इस ब्लॉकचेन पे जाके इसको सर्च करते हैं और इसको हम सर्च किए। अब कुछ लोग ज्ञान देंगे अलग अलग प्रोजेक्ट वाले, अरे वहाँ पे प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आइए भैया देखिए, यहाँ प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल तो किया गया है, एकदम किया गया है। क्यों प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया है भाई? कोई भी सिस्टम में अपग्रेडेशन करना हो तो कौन करेगा, कैसे होगा? उसके लिए प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आप लोग जाके चैट जेमिनी से पूछ लीजिएगा, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। दूसरी नंबर चीज़ है, प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करने के पीछे एक और होता है कि कोडिंग को छुपाना, पूरी डिटेल्स को छुपाना कि कैसे एल्गोरिदम काम कर रहा है। भाई सिस्टम ने एक साल अपना मेहनत करके पूरा एल्गोरिदम को डिजाइन किया, एक नया ट्रेंड मार्केट में लाया। अभी तक इस तरीके का कोई ट्रेंडिंग नहीं चल रही है, क्योंकि अभी तक जितना भी सिस्टम चल रहा है ह्यूमन कंट्रोलिंग वाला चल रहा है। यहाँ पे क्या है, पूरी एआई कंट्रोलिंग सिस्टम है। नल एड्रेस पे ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दी गई है। अब प्रॉक्सी होने के बावजूद पहले नल एड्रेस पे ट्रांसफर किया गया है, उसके बाद प्रॉक्सी की गई है। तो आप ये नहीं सोचे कि यहाँ पे क्रिएटर अपनी मनमानी कुछ भी कर लेगा, नहीं भाई। नल एड्रेस पे सब चीज ट्रांसफर किया है तब प्रॉक्सी किया है। कुछ भी परिवर्तन करना होगा ना, उसके लिए टाउ वोटिंग से होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि अपनी मनमानी कुछ इसमें चेंजिंग कर ले। तो सर जहाँ से स्कैम के रास्ते हैं, ये रास्ते मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के आधार पे बंद है। अब आपकी नॉलेज के आधार पे कुछ भी हो सकता है, आप अपना स्टडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी स्टडी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे नॉलेज के आधार पे कोई बग्स नहीं दिख रही है जहाँ से फॉल्ट क्रिएट कर पाए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। जो बग्स होनी चाहिए वो नहीं है। अब अगर हम सिस्टम की बात करेंगे तो अब सीधा यहाँ पे आइए। सेल टैक्स 5% लगता है, बाई टैक्स कुछ नहीं है, टैक्स मॉडिफिकेबल नहीं है सर, कोई टैक्स में मॉडिफाइंग नहीं होती है। एक्सटर्नल कॉल माने बाहर से कुछ भी बदलाव पॉसिबल नहीं है सर। बाकी हिडन ऑनर नहीं है, यहाँ तो ऑनर सामने बैठा हुआ है, सामने बोल रहा है आई एम ऑनर। इसका क्रिएटर जो डेवलपर टीम का जो हेड है वो सामने आके जो लाइव बात करता है, वो भी बाइनेंस के ऊपर आके बात करता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, आज तक के हिस्ट्री में आप उठा के देखिए, कोई एमएलएम का प्रोजेक्ट का जो क्रिएटर अगर आता भी है तो जल्दी बाइनेंस के ऊपर नहीं जाता है, ज्यादातर का तो क्रिएटर ही नहीं बैठाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट का जो टोकन है उसमें प्रॉक्सी इस्तेमाल नहीं है। बोट जो एआई लगा है उसमें प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तो यहाँ से सर क्या बता रहे हैं सर, कंफर्मेशन दे रहा है कि सर ओके आई एम कंफर्म किया, बढ़िया है, अच्छा है। हम अब चलेंगे वेबसाइट के ऊपर। अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही है? तो सर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखिए, यहाँ पे टोकन मिलता है 36 गुना आपको साल में। अगर मान लिए हम यहाँ चलते हैं और इसके कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, अगर हमने 360 दिन का स्टेकिंग करते हैं, तो अगर हमने एक टोकन भी स्टेक कर दिया ना एक साल के लिए, तो कितना टोकन बन रहा है सर? 36 गुना बन रही है।
सर अगर आपको 36 गुना कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर 8-9 गुना में क्यों परेशान है? हाँ, देखिए अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। तो सर अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है तो समझना ज़रूरी है सर। ऐसा नहीं है सर, दुनिया में हमेशा खास करके जिस इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, उस इंडस्ट्री में हमेशा नया नया इन्वेंशन होते रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज AIPF बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, तो 2-4-5 साल के बाद कुछ और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आएगी। तो इसीलिए समझनी चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो क्या आई है। अब बताइए, यहाँ पे एक टोकन एक साल में 36 गुना हो रही है। ROI आपको मिल रही है शानदार तरीके का, डेली 1% और उसके ऊपर भी ROI। अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया, 100 टोकन भी स्टेक करके आपने छोड़ दिया, तो एक साल में कितना टोकन बनता है सर? 3600 टोकन बन जाती है। इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी कमाने का है। अब एक क्वेश्चन लोगों का आता है कि सर यहाँ पे तो एक साल के लिए स्टेक होना पड़ेगा। सर बिल्कुल स्टेक होना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है कि जब डालिए जब निकालिए। बहुत अच्छी बात है, वो अपॉर्चुनिटी बढ़िया है सर, लेकिन अगर ये लोगों के लिए बढ़िया है लेकिन सिस्टम की हेल्थ के लिए खतरनाक है। मान लिया सर बड़े बड़े इन्वेस्टर आके एंट्री मारा, वो कमा रहा है, जिस दिन मर्जी किया सेल करके निकले, तो सेलिंग प्रेशर अचानक से आया ना। सर ये कंपाउंडिंग का बिजनेस है। यहाँ पे पूरा सीन में आप क्या देख रहे हैं? कंपाउंडिंग हो रही है ना। ये कंपाउंडिंग का बिजनेस है और कंपाउंडिंग में मेन रोल टाइम का होता है। सर आपने कितना पैसा डाला उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस पैसे को आपने कितने दिन के लिए होल्ड किया। कंपाउंडिंग में मेन गेम टाइम का होता है। तो कोई ROI प्लान की तरह मत करिएगा इसको। सर एक कंपाउंडिंग का बिजनेस है और कंपाउंडिंग में टाइम टेकन होती है, और जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना बड़ा कंपाउंडिंग होके आपको मिलेगा। एक कंपाउंडिंग बेस बिजनेस प्लान है, इसमें टाइम का ही रोल है, तो टाइम चाहिए। तो कुछ लोग सीधा बोल देते हैं सर वहाँ तो पूरा छूट मिली हुई है। सर छूट का ही तो नतीजा है कि $84 से उलट के $6 पे चल रही है। सर ये छूट का नतीजा, मैं बुरा नहीं बोला हूँ, लेकिन हालांकि उसमें भी लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, रिकॉर्ड तोड़ के पैसा कमाया। सर गिरते हुए मार्केट में भी लोगों ने पैसा कमाया। वो कौन कमाया? जिन्होंने टाइम दिया, कंपाउंड किया। उन्होंने रेट से पैसा नहीं कमाया, कंपाउंडिंग से पैसा कमाया। मैं भी यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ, आप शॉर्ट टर्म की प्रॉफिट का मत सोचिए कि सर ये तो लॉक हो जा रहा है। भाई आप कंपाउंडिंग करने आ रहे हैं, और कंपाउंडिंग टाइम से होता है, कम से कम मिनिमम तो 6 महीना साल भर का प्लानिंग करके आइए। हाँ नो डाउट आप निकालना चाहिए, एवरी मंथ निकाल सकते हैं। 35% टोकन आ जाता है आपको। 70-75 दिन में जितना टोकन स्टेक किए रहते हैं उतना टोकन आपके पास आ जाता है। मान लिया आपने 100 टोकन स्टेक किया है, सर 70 नहीं है, ठीक है। तो सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे अगर देखा जाए सर, 36 गुना कमाने का जो मौका मिल रहा है ना, टाइम दीजिए। टाइम टेकन बिजनेस है सर ये, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना बड़ा पैसे कमाएंगे, और आप क्या आपकी टीम भी कमाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये कंपाउंडिंग का बिजनेस है और आपको टाइम देनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा ओवरऑल अपॉर्चुनिटी की बातें करते हैं। सर हर सिस्टम कुछ नया अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, ठीक है। ट्रस्ट में कुछ लोग बोलते हैं सर 6 महीना कंपनी चल जाएगी तो भरोसा बढ़ जाएगी। हम बोलते हैं सर 6 महीना के चक्कर में क्यों पड़े। सर क्या कंपनियां 6 महीना के बाद स्कैम नहीं करती है? चलिए मैं मान लिया कि 6 मंथ के बाद आपको भरोसा हो गया और 6 महीना के बाद आप एकदम फिर फील्ड में रगड़ने लगे। सर 6 महीना का, ये 10 महीना के बाद स्कैम करेगा तब क्या करेंगे आप? 6 महीना साल भर चलने के बाद जो बोलते हैं कि हाँ यहाँ अब विश्वास हो रहा है, ये लोग मतलब आधा अधूरा नॉलेज वाले लोग होते हैं जो उधार का भरोसा लेके चलते हैं। मैं बोलता हूँ उधार का भरोसा नहीं, कंपनी नई है या पुरानी है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी का एल्गोरिदम क्या है। कंपनी के एल्गोरिदम को समझिए, कंपनी का एल्गोरिदम समझेंगे सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सर यहाँ पे मैंने उस समय से एल्गोरिदम ही समझा रहा हूँ कि सर स्कैम होती कैसे है और ये क्यों स्कैम नहीं कर सकता अपने साथ में।
कोई बग्स दिख नहीं रहे, कोई मतलब बैकडोर दिख नहीं रही है जहां से स्कैम कर ले हमारे साथ में। सर बैकडोर अगर नहीं है तो क्या स्कैम करेगा हमारे साथ? हाँ, लोग 6 महीना साल भर का इंतजार वहां करते हैं जहां बैकडोर होता है, कंट्रोलिंग ह्यूमन का होता है, तो वहां पे थोड़ा सा लोग वेट करते हैं कि चलो इसका नियत देखते हैं, नियत कैसा है। यहाँ पे क्या नियत देखेंगे? नियत में खोट भी होगी ना तो भी कर नहीं पाएंगे कुछ। दूसरी नंबर चीज है, क्रिप्टो की एक सबसे बड़ी सच्चाई है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसे कमाने का सर, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट, ये सबसे बड़ी सच्चाई है, कोई माने या ना माने। राइट टाइम एंट्री आपकी हो रही है कि नहीं, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर सिस्टम को चलते अभी कितना दिन हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना। और ये डाउ मेंबर के लिए तो वो तो हेवी था। 3 महीना से सिस्टम अगर सही तरीके से चल रही है सर, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा? मार्केट खाली पड़ा हुआ है। अब देखिए मैं क्यों स्टार्ट किया इसको, मेरे पास और भी ऑप्शन थे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या देखा, कहीं हमें 9 गुना मिल रहा है तो कहीं 36 गुना मिल रही है। मेरे लिए बेस्ट होगा 36 गुना। सिक्योरिटी के मामले की बात करेंगे तो सर मैंने अभी आपको बता दिया, सिक्योरिटी टॉप 1 क्लास की है, कहीं से कोई प्रॉब्लम मुझे तो नजर नहीं आ रही है। तो 9 गुना कमाने से बेहतर है मैं 36 गुना कमाऊं। रेट गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारा रेट धीरे धीरे जाएगा लेकिन सस्टेन होते हुए जाएगा। अचानक से पंप नहीं करेगा तो अचानक से डंप भी नहीं करेगा, धीरे धीरे रेट बढ़ेगा। अभी रेट बढ़ने की संभावना है और कहीं रेट गिर रही है, तो उससे तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तीसरी नंबर चीज है कि सर मार्केट पूरा तरीके से खाली है अभी, क्योंकि नया सिस्टम है, मार्केट खाली है, सिस्टम में दम है। सिस्टम किसी को डिटेल्स में समझाइए वो ना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास समझाने का तरीका होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। किसी को डिटेल्स में बताएंगे सर ज्वाइन करेगा, मार्केट खाली पड़ी हुई, लोगों को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है, मार्केट खाली है। वहां पे क्या है सर, मार्केट खचा खच भरा पड़ा है, जिसको बोलिएगा वो बोलता है मेरे पास है। ठीक है ना सर? तो यहाँ पे मुझे ये 3 चीजें हैं जो सबसे बेहतर लगा। रेट गिरने का डर नहीं है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है। अगर बिजनेस प्लान के मामले में बात करेंगे तो बिजनेस प्लान में भी सर कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 1 लाइन चलाना है, 5 लाइन चलाना है या 10 लाइन चलाना है। सर एक छोटी सी बिजनेस वॉल्यूम देने के बाद आपका इनकम बहुत शानदार होने लगता है, बहुत बेहतरीन होने लगता है। जितना मर्जी आपकी कैपेसिटी है उतना आप लाइन चलाइए, उतना बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, बस कॉल आ गया। ओके, आई होप कि मेरा आवाज़ जा रहा